जब भी हम जीवन के अंतिम क्षणों के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद कोई अस्पताल का कमरा या फिर कोई मॉनिटर। हाँ, बिल्कुल। कोई ईसीजी मशीन जिस पे अचानक एक सीधी लाइन आ जाए। हम लोग इंसान के अंत को बस एक जैविक प्रक्रिया मानते हैं, मतलब शरीर के अंगों का काम करना बंद कर देना। जो कि विज्ञान के नजरिए से सही भी है। बिल्कुल सही है। लेकिन क्या हो अगर मृत्यु कोई जैविक विफलता ना हो? क्या हो अगर ये एक बहुत ही सटीक गणितीय समीकरण हो? एक ऐसा समीकरण जो हमारे शरीर के अंदर नहीं चल रहा है। एकदम सही, बल्कि ब्रह्मांड में सितारों और ग्रहों की चाल में लिखा गया हो। आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय बिल्कुल यही है। और ये विचार, मतलब ये धारणाओं को पूरी तरह पलट कर रख देता है ना? हाँ, क्योंकि जब हम घटनाओं को, खासकर जीवन और मृत्यु जैसी गूढ़ चीजों को एक ज्यामिति या गणित के नजरिए से देखते हैं तो वे डरावनी नहीं रह जाती। वो बस एक तार्किक प्रणाली बन जाती हैं। बिल्कुल, एक बहुत ही स्पष्ट और तार्किक प्रणाली का हिस्सा। तो आज हम जिस स्रोत सामग्री पर चर्चा कर रहे हैं वो S.N. पांडे जी द्वारा लिखे गए कुछ बेहद दिलचस्प नोट्स हैं। इनका शीर्षक है डेथ टाइमिंग प्रेडिक्शन विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी। और ये कोई आम भविष्यवाणियों वाली किताब नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये नोट्स नाड़ी ज्योतिष के उस गहरे ढांचे को समझाते हैं जहां ग्रहों के गोचर, मतलब जो आसमान में ग्रहों के ट्रांजिट्स होते हैं, उनका इस्तेमाल करके जीवन के अंत की गणना की जाती है। और यहाँ ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि हमारी इस चर्चा का उद्देश्य कोई अंधविश्वास फैलाना नहीं है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। हम स्रोत सामग्री में दी गई मान्यताओं का एक अकादमिक विश्लेषण कर रहे हैं। हम सिर्फ क्या पर बात नहीं करेंगे, बल्कि इस बात की तह तक जाएंगे कि ये क्यों और कैसे काम करता है। मतलब इसमें जो पैटर्न पहचानने का तरीका है वो सच में हैरान करने वाला है। तो चलिए इस जटिल विषय को थोड़ा खोलकर समझते हैं। बिल्कुल, हमें शुरुआत इसके मुख्य पात्रों से करनी चाहिए। हाँ, क्योंकि मृत्यु के समय की गणना के जो नियम इन नोट्स में हैं, वे हवा में तो काम करते नहीं है। नाड़ी ज्योतिष में पूरी की पूरी व्यवस्था 4 मुख्य ग्रहों के इर्द गिर्द घूमती है। इन्हें हम इस पूरे ब्रह्मांडीय नाटक के 4 मुख्य कैरेक्टर्स कह सकते हैं। तो पहले कैरेक्टर से शुरू करते हैं, गुरु, जिसे जुपिटर भी कहते हैं। नाड़ी ज्योतिष में गुरु सिर्फ एक ग्रह नहीं है, इसे जीव कारक माना गया है। जीव कारक मतलब जीवन देने वाला? हाँ, जीव का मतलब है जीवन शक्ति या लाइफ फोर्स। ये हमारे अस्तित्व का मूल है। आसान शब्दों में समझें तो गुरु ही वो ऊर्जा है जिसके कारण कोई भी प्राणी जीवित रहता है और सांस लेता है। अच्छा, और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पात्र है वो है शनि यानी सैटर्न। मैंने नोट्स में पढ़ा कि शनि को कर्म कारक कहा गया है। बिल्कुल, शनि हमारे जीवन भर के कार्यों का, हमारे एक्शंस और जिम्मेदारियों का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब गुरु अगर हमें सांसें दे रहा है तो शनि ये तय कर रहा है कि उन सांसों का इस्तेमाल किन कामों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। एकदम सही। और ये विभाजन नाड़ी ज्योतिष की सबसे बड़ी दार्शनिक खूबियों में से एक है। जीवन और कर्म को अलग अलग देखना है ना? लेकिन कहानी में असली बदलाव या कह लें कि ट्विस्ट तब आता है जब उन 2 ग्रहों की एंट्री होती है जिन्हें चीजों को खत्म करने के लिए जाना जाता है। राहु और केतु? बिल्कुल, स्रोत सामग्री स्पष्ट बताती है कि राहु काल पुरुष है। काल पुरुष। हाँ, जब आसमान में गोचर करता हुआ राहु, मतलब घूमता हुआ राहु, जन्म कुंडली के गुरु के करीब आता है तो वो जीव संकट कारक बन जाता है। जीव संकट मतलब सीधा जीवन शक्ति पर हमला। ठीक कहा। राहु उस प्राण ऊर्जा के लिए, उस लाइफ फोर्स के लिए एक भारी समस्या पैदा करता है। और दूसरी तरफ केतु है। हाँ, केतु की प्रकृति राहु से थोड़ी अलग है। इसे निराशा, बाधा और अंततः मुक्ति या साल्वेशन का प्रतीक माना गया है। तो जब गोचर का केतु जन्म कुंडली के शनि के साथ संपर्क बनाता है तो वो कर्म मुक्ति कारक बन जाता है। बिल्कुल सही। इसका सीधा सा अर्थ है कर्मों का अंत। इंसान के हिस्से के जितने भी कार्य थे वो अब समाप्त हो गए हैं। इस पूरी व्यवस्था को अगर मैं एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझूं तो ये मुझे एक वीडियो गेम की तरह लगता है। वीडियो गेम? वो कैसे? देखिए, मान लेते हैं कि गेम में जो गुरु है वो हमारे कैरेक्टर की हेल्थ बार है, उसकी लाइफलाइन है। अच्छा, हाँ। और जो शनि है वो उसके एक्टिव मिशंस हैं जो उसे उस लेवल में पूरे करने हैं। अब जब आसमान से राहु आता है और गुरु से टकराता है तो वो हेल्थ बार डैमेज होने लगती है। यह जीव संकट है। बहुत बढ़िया। और जब केतु आकर शनि से मिलता है
तो स्क्रीन पे मैसेज आता है कि सारे मिशन पूरे हो गए या अब कोई मिशन नहीं बचा। यह है कर्म मुक्ति है। यह उपमा सच में बहुत ही शानदार है, क्योंकि ये नाड़ी ज्योतिष के एक गहरे सिद्धांत को स्पष्ट करती है। मतलब केवल हेल्थ बार खत्म होने से बात नहीं बनती। बिल्कुल नहीं। दर्शन ये कहता है कि केवल हेल्थ बार खत्म हो जाने से खेल हमेशा के लिए खत्म नहीं होता। अगर मिशंस बाकी हैं तो इंसान का पुनर्जन्म होगा, ताकि वो उन कर्मों को पूरा कर सके। अरे वाह। और अगर केवल मिशंस पूरे हो जाएं लेकिन हेल्थ बाकी हो तो भी जीवन चलता रहता है। व्यक्ति बस एक शांतिपूर्ण जीवन जीता है। तो वास्तविक अंत कब होता है? नाड़ी ज्योतिष के अनुसार वास्तविक अंत या मृत्यु तब होती है जब जीव और कर्म दोनों का एक साथ अंत हो, जब हेल्थ भी शून्य हो जाए और सारे मिशंस भी उसी समय समाप्त हो जाएं। ये बहुत ही गहरा विचार है, लेकिन अब मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। ये ग्रह इस गेम में एक दूसरे पर असर कैसे डालते हैं? मतलब ये तो आसमान में लाखों किलोमीटर दूर है। यहीं पर नाड़ी ज्योतिष का वो गणित सामने आता है जिसे दृष्टि या एस्पेक्ट्स कहा जाता है। हाँ, मैंने देखा है कि नोट्स में इसके लिए पूरे प्रतिशत या परसेंटेज दिए गए हैं। ये थोड़ा सा तकनीकी लगता है। तकनीकी लगता जरूर है, लेकिन इसे समझना बहुत आसान है। दृष्टि को हम ग्रहों के बीच की बातचीत समझ सकते हैं, जैसे वे एक दूसरे को देख रहे हो। हाँ, इसे ऐसे समझते हैं जैसे अलग अलग कमरों में बैठे लोग एक दूसरे पर प्रभाव डाल रहे हों। अगर गोचर कर रहा ग्रह ठीक उसी कमरे में आ जाए जहां जन्म का ग्रह बैठा है, मतलब दोनों एक ही राशि में हो, सेम साइन में। एकदम सही। अगर वो एक ही राशि में हैं, तो उनके बीच 100% असर होगा। ये एकदम आमने सामने की टक्कर है। और अगर वे अलग अलग जगह हो, मान लीजिए कोई ग्रह 7वीं राशि में बैठा है, तब क्या होगा? अगर कोई ग्रह 7वीं राशि में है तो इसे ऐसे मानिए जैसे वो सड़क के पार वाली खिड़की से देख रहा है। दूरी होने के कारण उसका प्रभाव 50% रह जाता है। समझ गई। इसी तरह अगर कोई ग्रह दूसरी, 5वीं या 9वीं राशि में है तो नाड़ी ज्योतिष के अनुसार वह एक विशेष नजदीकी कोण बनाता है। तो वहां प्रभाव 75% होता है। बिल्कुल। और तीसरी या 11वीं राशि से ये प्रभाव केवल 25% रह जाता है। ये एक बहुत ही स्पष्ट ज्यामितीय पैमाना। लेकिन एक सेकंड रुकिए, राहु और केतु के लिए तो नोट्स में कुछ विशेष नियमों का जिक्र है ना? उनकी चाल तो बाकी ग्रहों से उल्टी होती है। हाँ, ये एक बहुत ही अहम बिंदु है। राहु और केतु हमेशा वक्री चलते हैं। वक्री मतलब रेट्रोग्रेड, उल्टी दिशा में, जैसे कोई ट्रेन जो हमेशा पीछे की तरफ जा रही हो। बिल्कुल। इसलिए नाड़ी ज्योतिष में उनके प्रभाव डालने का तरीका भी उसी अनुसार बदल जाता है। राहु और केतु के लिए 7वीं दृष्टि का कोई नियम काम नहीं करता। ऐसा क्यों? क्योंकि दूसरा नोड हमेशा उसी धुरी पर मौजूद रहता है। राहु के सामने हमेशा केतु होता है। ओह, अच्छा। इसलिए वे समान राशि पर 100% परिणाम देते हैं और अपने से 12वीं, 5वीं और 9वीं राशि पर 75% प्रभाव डालते हैं। मतलब चूंकि वे उल्टे चल रहे हैं, इसलिए उनकी दृष्टि भी पीछे की तरफ से गिनी जाती है। एकदम सही पकड़ा आपने। जैसे आगे की 9वीं राशि देखने की बजाय वे पीछे की 5वीं राशि को देखते हैं। ये सारी ज्यामिति और प्रतिशत का गणित ये हमें मृत्यु की गणना के 2 मुख्य सिद्धांतों पर लाकर खड़ा कर देता है। हाँ, जिन्हें स्रोत सामग्री में पोस्टुलेट 1 और पोस्टुलेट 2 का नाम दिया गया है। मुझे लगता है यही पूरे दस्तावेज की रीढ़ है। बिना किसी संदेह के पोस्टुलेट 1 स्पष्ट रूप से कहता है कि जब गोचर का राहु जन्म कुंडली के गुरु के साथ दृष्टि या संबंध बनाता है तो वह जीव संकट पैदा करता है। और इसमें यह भी शामिल है कि गोचर का गुरु जन्म के राहु से संबंध बनाए, है ना? हाँ। दोनों ही स्थितियों में जीवन शक्ति पर भारी संकट आता है। और पोस्टुलेट 2 कहता है कि जब गोचर का केतु जन्म के शनि से संबंध बनाता है या गोचर का शनि जन्म के केतु को देखता है तो ये कर्म मुक्ति का समय होता है। मतलब इंसान के कर्मों का क्षेत्र समाप्त हो रहा है। और यहीं पर इस प्रणाली की सबसे कठोर शर्त आती है, हाँ, जिसे नोट्स में बहुत प्रमुखता से रेखांकित किया गया है। जीवन के अंत के लिए इन दोनों घटनाओं का एक साथ होना अनिवार्य है। साइमल्टेनियसली। बिल्कुल। सिर्फ राहु का गुरु से टकराना काफी नहीं है, सिर्फ केतु का शनि से मिलना भी काफी नहीं है। ब्रह्मांड में जब ये दोनों समीकरण एक ही समय पर एक साथ बनेंगे, केवल तभी मृत्यु की घटना घटेगी। एकदम सही। अब देखिए, यहाँ रुककर थोड़ा तार्किक रूप से सोचना होगा। शनि को एक राशि पार करने में करीब 2.5 साल लग जाते हैं। गुरु को 1 साल लगता है।
राहु और केतु भी 1.5 साल में अपनी जगह बदलते हैं। ये सभी ग्रह बहुत ही धीमी गति से चलते हैं। हाँ, उनका गोचर बहुत धीमा होता है। तो अगर ये सब इतने धीमे हैं, तो किसी इंसान के पूरे जीवन काल में इन दोनों योगों का एक ही दिन, एक ही समय पर एक साथ बनना, ये तो गणितीय रूप से एक अत्यंत दुर्लभ संयोग होना चाहिए। यही तो इस ढांचे की सबसे बड़ी खूबी है। मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हर दूसरे साल हो जाए। बिल्कुल नहीं। स्रोत के स्पेशल नोट 1 में लेकट ने इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। इन ग्रहों की गति इतनी धीमी है कि किसी भी इंसान के जीवन काल में इन दोनों लोगों का एक साथ घटित होना बहुत कम बार होता है। बहुत कम बार। इसे एक विशाल ब्रह्मांडीय घड़ी की तरह देखा जा सकता है, जिसके अलग अलग आकार के गियर्स अपनी अपनी गति से घूम रहे हैं। उन सभी गियर्स का एक ही सीध में आना दशकों में एकाध बार ही संभव होता है। तो एस.एन. पांड्या जी ने इस दुर्लभता को साबित करने के लिए कुछ ऐतिहासिक हस्तियों की कुंडलियों के केस स्टडीज दिए हैं। हाँ, जो बहुत ही दिलचस्प हैं। और जब कोई इन केस स्टडीज को गहराई से देखता है तो ये सच में अचरज में डाल देता है कि ग्रहों की ये ज्यामिति कितनी सटीक बैठती है। बिल्कुल। हम इतिहास के पन्नों से कुछ प्रमाण उठा सकते हैं। चलिए देखते हैं। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का उदाहरण लेते हैं। उनका मामला इस बात को बहुत स्पष्टता से सामने रखता है। उनकी हत्या 31 अक्टूबर 1984 को हुई थी। एक बहुत ही अप्रत्याशित और हिंसक घटना। हाँ, लेकिन अगर हम नाड़ी ज्योतिष के उस गणितीय चश्मे से देखें तो उस दिन आसमान में ग्रहों की स्थिति कोई दुर्घटना नहीं थी। अच्छा। उस दिन गोचर का राहु वृषभ राशि में 3.58 डिग्री पर था और वो ठीक उसी बिंदु पर आ गया था जहां उनका जन्म का गुरु बैठा था। एकदम सुई की नोक जितनी सटीकता के साथ वो उनके गुरु पर हावी था। ये तो पोस्टुलेट 1 हो गया, जीव संकट। बिल्कुल। और उसी दिन उसी समय गोचर का केतु वृश्चिक राशि में बैठा था और अपनी उल्टी चाल के कारण ठीक उनके जन्म के शनि पर दृष्टि डाल रहा था। अपनी 5वीं दृष्टि डाल रहा था। ये पोस्टुलेट 2 था, कर्म मुक्ति। मतलब एक तरफ जीवन शक्ति पर हमला हो रहा था और दूसरी तरफ उनके राजनीतिक और सांसारिक कर्मों का अंत हो रहा था। और ये सब उस दिन की सटीक डिग्री और ज्यामिति के साथ मेल खा रहा था। ये कोई शायद या लगभग वाली बात नहीं थी। जवाहरलाल नेहरू के मामले में भी कुछ ऐसा ही था ना। जन्म के गुरु को प्रभावित कर रहा था जो धनु राशि में था। और केतु, गोचर का केतु धनु राशि में होकर जन्म के शनि पर 5वीं दृष्टि डाल रहा था। वही पैटर्न। और महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। उस दिन गोचर का राहु 26.29 डिग्री मेष राशि में था, जो उनके जन्म के गुरु के ठीक ऊपर था। और गोचर का शनि कर्क राशि में 26.53 डिग्री पर होकर उनके जन्म के केतु को दृष्टि दे रहा था। एकदम सही। यह नियम केवल राजनीतिक हस्तियों या हिंसक मौतों पर लागू नहीं होता है ना? यही इस सिद्धांत को इतना दिलचस्प बनाता है। अगर हम एक बिल्कुल अलग तरह का जीवन देखें, स्वामी विवेकानंद का जीवन। वे एक आध्यात्मिक गुरु थे। हाँ, और उनकी मृत्यु बहुत ही शांत तरीके से 4 जुलाई 1902 को हुई। कोई हत्या नहीं, कोई दुर्घटना नहीं। लेकिन ब्रह्मांड की वह ज्यामिति उनके लिए भी काम कर रही थी। बिल्कुल। उस दिन गोचर का राहु उनके जन्म के गुरु पर आ चुका था, जो तुला राशि में था। और गोचर का शनि मकर राशि में होकर उनके जन्म के केतु पर 5वीं नाड़ी दृष्टि डाल रहा था। फिर से वही बात, जीव पर संकट और कर्मों से मुक्ति का एक साथ होना। चाहे भारत की प्रधानमंत्री हो या दुनिया को वेदांत सिखाने वाला एक सन्यासी, ग्रहों का वो गणित किसी के पद का भेद नहीं करता। बीवी रमन और रमन महर्षि के चार्ट्स में भी यही दिखा। रमन महर्षि की मृत्यु 14 अप्रैल 1950 को हुई थी। उस दिन भी गोचर के राहु का जन्म के गुरु से और शनि का केतु से स्पष्ट संबंध बन रहा था। अलग अलग समय, अलग अलग स्थानों और परिस्थितियों में हुई मृत्यु के मामले, इन सब में ये राहु गुरु और केतु शनि का पैटर्न बिल्कुल कॉमन है। ये अस्पष्ट भविष्यवाणियों से बहुत दूर की चीज है। ये एक ठोस ग्रहीय ज्यामिति है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, ये सब सुनना एक तरफ तो बहुत ही ज्ञानवर्धक है, लेकिन दूसरी तरफ ये थोड़ा रोंगटे खड़े करने वाला भी है। वो कैसे? क्योंकि अगर ये व्यवस्था इतनी ही अचूक है तो मन में एक बहुत ही डरावना सवाल पैदा होता है। मान लीजिए किसी की कुंडली में गोचर का राहु जन्म के गुरु से टकरा रहा है और उसी महीने केतु भी शनि से मिल रहा है, तो क्या इसका सीधा सा मतलब ये है कि उस इंसान की मृत्यु 100% तय है? ये एक बहुत ही स्वाभाविक डर है। हाँ, अगर कोई इस आधी अधूरी जानकारी को लेकर अपनी कुंडली देखने बैठे
तो वो तो दहशत में आ जाएगा। और इसी डर और गलतफहमी को रोकने के लिए स्रोत सामग्री में स्पेशल नोट 2 जोड़ा गया है। अच्छा। ये शायद पूरे दस्तावेज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेखक ने साफ तौर पे चेतावनी दी है कि कोई भी ज्योतिषी इस राहु केतु वाले नियम को देखकर सीधे तौर पे किसी की मृत्यु की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। तो फिर अगर ये मृत्यु का ही नियम है तो इसका इस्तेमाल कैसे होगा? देखिए, नाड़ी ज्योतिष कोई शॉर्टकट नहीं है। इस नियम को लागू करने से पहले एक ज्योतिषी को व्यक्ति की कुल आयु का निर्धारण करना होता है। कुल आयु मतलब लॉन्जेविटी। हाँ, ज्योतिष में अन्य पारंपरिक और जटिल विधियां हैं जो ये बताती हैं कि व्यक्ति की आयु छोटी है, मान लीजिए 30 साल तक, मध्यम है 60 साल तक, या लंबी है 80 या उससे अधिक। समझ रहे हूँ। जब यह तय हो जाता है कि व्यक्ति किस आयुखंड या ब्रैकेट में है, उसके बाद उस विशेष खंड के भीतर मृत्यु के सटीक वर्ष और महीने को खोजने के लिए इस गोचर को लागू किया जाता है। ये तो बिल्कुल एक दीवार घड़ी को देखने जैसा हो गया। कैसे? मान लीजिए किसी घड़ी में घंटे की सुई है और सेकंड की सुई है। हाँ। अगर किसी को ये नहीं पता कि अभी घड़ी में कौन सा घंटा चल रहा है, दोपहर के 2 बजे हैं या रात के 8 बजे हैं, तो सिर्फ सेकंड वाली सुई को देखकर वो सही समय नहीं बता सकता। ये एक बहुत ही सटीक उपमा है। कुल आयु का निर्धारण उस घंटे की सुई की तरह है जो एक बड़ा दायरा तय करती है। और ये राहु केतु का गोचर उस सेकंड की सुई की तरह है जो उस दायरे के भीतर के सबसे सटीक पल को दर्शाता है। होगा क्या इस गोचर का कोई असर ही नहीं पड़ेगा? असर जरूर पड़ेगा। चूंकि गुरु जीवन शक्ति है और शनि कर्म है, तो शायद उस व्यक्ति को कोई बहुत बड़ा स्वास्थ्य संकट आ जाए जिससे वो लड़कर बाहर आ जाए। अच्छा, मतलब एक वार्निंग की तरह? हाँ, या फिर उसके करियर और जीवन की दिशा में कोई ऐसा बदलाव आ जाए जो पुराने कर्मों को खत्म करके एक नया अध्याय शुरू करे। लेकिन मृत्यु नहीं होगी। यह नोट इस बात की याद दिलाता है कि ज्योतिष के क्षेत्र में आधी अधूरी जानकारी सच में कितनी खतरनाक हो सकती है। बिल्कुल, नाड़ी ज्योतिष ज्ञान की गहराई की मांग करता है। यह सिर्फ कुछ नियमों के रट लेने से काम नहीं करता। अगर इस पूरी गहन चर्चा को हम एक फ्रेम में समेटने की कोशिश करें तो ये स्पष्ट होता है कि नाड़ी ज्योतिष मृत्यु को एक रैंडम या अचानक होने वाली घटना नहीं मानता। हाँ, ये उसे एक तार्किक और गणितीय प्रक्रिया मानता है। गुरु उस प्राण या जीव का प्रतीक है जो हमारे भीतर धड़क रहा है, और शनि उन कर्मों का वजन है जो हमें करने हैं। और जब ब्रह्मांड की घड़ियों में राहु आकर उस प्राण पर संकट डालता है और उसी समय केतु आकर उन कर्मों के खाते को बंद कर देता है, तब ये माना जाता है कि इस जीवन चक्र का उद्देश्य पूरा हो गया। और जैसा कि हमने केस स्टडीज में देखा, जब इस सटीक ज्यामिति को व्यक्ति की कुल आयु के सही संदर्भ में रखकर देखा जाता है तो इसके परिणाम चौंकाने वाले रूप से सटीक होते हैं। सच में ये ढांचा न केवल अपनी सटीकता के लिए बल्कि जीवन और कर्म को देखने के अपने दार्शनिक दृष्टिकोण के लिए भी बहुत सम्मान के योग्य है। इस चर्चा ने जीवन और ब्रह्मांड के बीच के जुड़ाव को देखने का एक पूरी तरह से नया चश्मा दिया है। लेकिन इन सब बातों के बीच, इन ग्रहों की चाल और सटीक डिग्रियों के पीछे एक ऐसा विचार है जो गहराई में कहीं ना कहीं परेशान भी करता है। ऐसा कौन सा विचार है जो इस गणित से भी ज्यादा गहरा लग रहा है? देखिए, स्रोत सामग्री इस बात पर पूरी तरह से जोर देती है कि शनि हमारे कर्म का सूचक है, हमारे फैसले, हमारी मेहनत, हमारे एक्शंस। हाँ, बिल्कुल। और उन कर्मों का अंत यानी केतु के साथ उसका मिलान आसमान में ग्रहों की एक पूर्व निर्धारित बिना रुकने वाली गणितीय चाल से तय होता है। ग्रहों की ये चाल तो ब्रह्मांड के जन्म से ही गणितीय रूप से तय है, इसमें तो कोई शक नहीं। तो यहीं पर वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या सवाल? यदि हमारे कर्मों के समाप्त होने का समय, हमारे जीवन के इस गेम के मिशंस के खत्म होने का वो सटीक क्षण ब्रह्मांड की इस घड़ी में हमारे पैदा होने से पहले ही तय कर दिया गया है, तो क्या इंसान वास्तव में अपने निर्णयों के लिए स्वतंत्र है? मतलब आप फ्री विल की बात कर रही हैं? हाँ, क्या हमारे पास सच में फ्री विल है, या फिर हमारी हार जीत, हमारे कर्मों का सफर और उनका अंत पहले से ही इन सितारों की चाल में एक गणितीय कोड की तरह लिखा जा चुका है? ये एक बहुत ही गहरा दर्शन है। ये विचार किसी को भी ये सोचने पर मजबूर कर सकता है कि क्या इंसान अपनी कहानी खुद लिख रहा है, या वो सिर्फ उस विशाल ब्रह्मांडीय घड़ी का एक छोटा सा पुर्जा है जिसकी सुइयां पहले से ही सेट की जा चुकी है। खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए।